334% return in 1 year, 310% return in 1 year and 539% return in just 2 months। ये वो रिटर्न्स है गवर्नमेंट बैंक पीएसयू कंपनीज ने लास्ट 1 ईयर में दिए हैं, और लास्ट वाले ने तो सिर्फ 2 महीने में ही पैसे को 5 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं आरएसी, पीएफसी एंड आईआरईडीए के बारे में। सो ऐसा क्या हो रहा है कि ये पावर फाइनेंस वाली कंपनीज इतनी ज्यादा तेजी से रिटर्न्स दे रही हैं। रेडा का आईपीओ तो जस्ट 2 महीने पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अगर बात करें आरएसी एंड पीएफसी की तो 2007 से लेकर के ऑलमोस्ट 2019-20 तक इन्होंने बेयर मिनिमम रिटर्न्स दिए हैं, और अभी अचानक से इतना ज्यादा हाई रिटर्न्स। सो आज के वीडियो में हम अपनी एनालिसिस से यही डिकोड करेंगे कि इन पावर फाइनेंसिंग कंपनीज को कौन सी फोर्स ड्राइव कर रही है, इनके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इनके करंट बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, इनके फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन वी विल सी द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कि आगे ये कंपनी और कैसा कर सकती है, एंड लास्टली वी विल शेयर आवर कंक्लूजन कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज एन इन्वेस्टर हम क्या कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, एंड इसमें हमने अपनी की हुई एनालिसिस शेयर की है। ये वीडियो कहीं से भी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन ऑन द पावर हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज ऑफ द इंडियन एनर्जी सेक्टर। सबसे पहले बात करें आरईसी की, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका गठन 1969 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर रूरल या अनटैप्ड एरियाज ऑफ इंडिया, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की उतनी पहुंच नहीं थी, उसको डेवलप करने के लिए बनाई गई। इस कंपनी का मेन काम था रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। नेक्स्ट इज पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका गठन 1986 में अगेन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एज अ पीएसयू ही किया गया, लेकिन लेटर ऑन इसको आरबीआई द्वारा एनबीएफसी का दर्जा मिल गया। यह कंपनी बनाने का मेन उद्देश्य था इंडिया में जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पावर, अगर वहां पर किसी को भी किसी तरीके की फाइनेंसेस की जरूरत होती है तो वहां पर यह कंपनी उसको लोन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट सेक्शन में हम इनके बिजनेस मॉडल को थोड़ा और बेटर समझेंगे। अब ये दोनों कंपनी काइंड ऑफ सिमिलर वर्क में इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अप्रूवल के बाद पीएफसी ने आरईसी लिमिटेड में 2019 में 52.36% का स्टेक खरीद लिया। इसके बाद पीएफसी ही मेन प्रमोटर है आरएससी लिमिटेड की। मिनिस्ट्री का विजन था कि दोनों कंपनी पैरेलली विद अ सिंगल विजन आगे बढ़ेंगी, लेकिन उनकी खुद की दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई मर्जर नहीं हुआ था। जस्ट पीएफसी ने मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक एक्वायर किए थे आरएससी लिमिटेड में। एंड द थर्ड वन वी हैव इज आईरेडा, जिसका गठन 1987 में उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया था जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से पावर जनरेट करते हैं। इसमें सोलर से लेके विंड, बायोमास, हाइड्रो, जितने भी तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब की फाइनेंसिंग की जिम्मेदारी एरेडा को दी गई थी। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द करंट बिजनेस मॉडल ऑफ दीज 3 कंपनीज। अगर बात करें आरईसी लिमिटेड की तो ये स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर इन सर्टेन केसेस शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिकली अक्रॉस द 3 वर्टिकल्स पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कहीं पर हो रहा होगा, वहां पर उसका कोई प्रोडक्शन हो रहा होगा, वहां पर हो गई पावर जनरेशन कंपनीज, जहां पर उनको अपनी कंपनी सेटअप करने का, उससे फिर पावर जनरेट करने का, इन सब के लिए फंडिंग की जरूरत होगी। उसके बाद उस पावर को वहां से ट्रांसमिट यानी ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग एरियाज में पावर डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जाना होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम जो करेंगी वहां पर पावर ट्रांसमिशन कंपनीज का रोल आता है, एंड लास्टली द पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज जो कि आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगी। सो इन तीनों वर्टिकल के मेजॉरिटी ऑफ सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मोस्ट ऑफ द फाइनेंसेस आरईसी लिमिटेड द्वारा किए जाते हैं। देखा जाए तो ट्रेडिशनली जब से कंपनी फॉर्म हुई थी मेजॉरिटी ऑफ द पावर जनरेशन हमारे इंडिया में नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज द्वारा किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो रहा है कंपनी उस सेक्टर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रही है। इसके साथ ही 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के कहने के बाद आरईसी लिमिटेड अप टू 1/3 ऑफ इट्स लोन बुक नॉन पावर सेक्टर्स स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में भी फाइनेंस कर सकती है। एंड एज ऑफ रिसेंट अपडेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में कंपनी ऑलरेडी 10% ऑफ इट्स टोटल फाइनेंसिंग ऑलरेडी कर रही है। तो इससे कंपनी के लोन बुक का एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट होता है, एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स भी क्योंकि वो न्यू सेगमेंट्स में टैप इन कर रही है वो काफी बेटर होता है। नेक्स्ट बात करें पीएफसी की तो 2021 में इसे महारत्ना कंपनी का स्टेटस मिल गया। कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें प्रोजेक्ट टर्म लोन्स, लीज फाइनेंसिंग फॉर बाइंग न्यू इक्विपमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन फॉर इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेट रीफाइनेंसिंग जैसे सर्विसेज इन्वॉल्व है।
साथ ही साथ कंपनी के सर्विसेज में कुछ नॉन फंड बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि डेफर्ड पेमेंट गारंटी, पॉलिसी फॉर अ क्रेडिट इनहैंसमेंट एटसेट्रा। अगर इन सिंपल समझे तो पीएफसी मेनली ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को ज्यादा सपोर्ट करती है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में अगर किसी भी तरीके की कोई फंडिंग की फाइनेंसेस की जरूरत पड़ी तो वहां पर पीएफसी का रोल ज्यादा आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएफसी में 56% का स्टेक ओन करती है। यहाँ पर आरएसी लिमिटेड के 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर्स को कैटर करते हैं, वही 10% ऑफ द प्रोजेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले प्रोजेक्ट्स को कैटर करते हैं। वहीं पर एज पर लेटेस्ट अपडेट 85% ऑफ द लोन डिसबर्स्ड फ्रॉम पीएफसी गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स को ही कैटर करती है। एंड लास्टली फॉर आईरेडा, अगर इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करें तो इसमें इनिशियल प्लानिंग, कंसल्टेंसी से लेकर के पोस्ट कमिशनिंग तक के प्रोजेक्ट्स जो भी रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड है वो सारे फाइनेंस किए जाते हैं। आईरेडा को अभी तक मिनी रत्न का स्टेटस मिला हुआ है। एंड कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ किसी भी तरीके के अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आती है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से पावर जनरेशन या एनर्जी जनरेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर आती है तो उन सारे कंपनीज को आईरेडा कैटर करता है। इसका मेन काम रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस को अक्रॉस कंट्री ज्यादा से ज्यादा डेवलप एंड प्रमोट करना है। कंपनी ने रिसेंटली 2 महीने पहले अपना आईपीओ लॉन्च किया है एंड इसकी मेन प्रमोटर जो 75% ऑफ अपना स्टेक ओन करते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही रखा गया है। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत काम करती है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। सो ऐसा क्या था कि 2007 से लेकर के 2019 तक स्पेसिफिकली आरएससी एंड पीएफसी खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा मॉडल समझना पड़ेगा। होता क्या था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करती है उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो हम सबसे पहले कैश कलेक्ट करें एंड अगर उनके पास सही टाइम पर सब जगह से पैसे आ जाएंगे तभी वो पावर जनरेशन कंपनीज को उनका पेमेंट कर पाएंगी। उसके बाद उन्हें पावर ट्रांसमिशन कंपनीज को भी पेमेंट करना रहता है। अब यहाँ पर बहुत से स्टेट्स अपने साइड से सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। तो मान के चलिए किसी घर का 500 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, 400 रुपए की सब्सिडी वहां पर उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही है। क्या मतलब 100 रुपए का ही कलेक्शन उस हाउस होल्ड से पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेगी और बाकी 400 रुपए खुद के साइड से लगाएगी, क्योंकि ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि सब्सिडी का अमाउंट तुरंत स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को नहीं दिया जाता है। अब इतने बड़े गैप के कारण एंड ये जो प्रोसेस फॉलो हो रहा था इसके कारण मोस्ट ऑफ द टाइम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैश क्रंच में रहती थी, जिसके कारण वो टाइम पे पावर जनरेशन एंड पावर ट्रांसमिशन कंपनीज को रीपे नहीं कर पाती थी और इसके कारण पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अल्टीमेटली अपने लोन को टाइम पे रीपे नहीं कर पाती थी, जो कि उन्होंने आरएससी एंड पीएफसी से ले रखा है। इसी के कारण ही आरएससी पीएफसी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बहुत असर पड़ता था। उनका एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी काफी हाई था क्योंकि टाइम पर लोन रिपेमेंट नहीं होती थी। इसको डील करने के लिए मिनिस्ट्री की एक पॉलिसी के बाद यहाँ पर यह कहा गया कि अगर गिवन टाइम में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन कंपनीज को उनकी पेमेंट नहीं करती है तो उन पर एक पेनल्टी लगाई जाएगी। अब यहाँ तो बेचारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी क्या करें, उनके पास कैश क्रंच हो जा रहा, उन्हें जहां से कैश कलेक्ट करना है वही उन्हें टाइम पर नहीं मिल पा रहा। तो फिर यहाँ पर उन्हें सॉल्यूशन दिया गया कि जब भी उन्हें कैश क्रंच होता है तो वो आरएससी और पीएफसी से फंडिंग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने बिल पेमेंट्स को टाइम पर क्लियर करना होगा। सो अभी अगर ये पूरे का बिजनेस मॉडल समझे, सो आरएससी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप एंड इंस्टॉलेशंस के लिए लॉन्ग टर्म्स लोन प्रोवाइड कर रही है पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। पीएफसी उसके ऑन गोइंग वर्क में अगर किसी भी तरीके के फाइनेंसेस की जरूरत पड़ती है तो उसे सपोर्ट कर रही है। साथ ही साथ पीएफसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इन केस ऑफ कैश क्रंच भी लोन प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि वो अपनी पेमेंट्स टाइम पर कर पाए एंड अल्टीमेटली पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास कैश टाइम पर आएगा तो वो फिर आरएससी एंड पीएफसी से जो लोन ले रखे हैं उसका भी रीपेमेंट टाइम पर कर पाएंगे। इस एक चेंज के बाद ये जो पूरा सर्कल था वो काफी स्मूथली काम करने लगा एंड आरएससी एंड पीएफसी की प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी अच्छी होने लगी, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने लगे। एज ऑफ नाउ अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो आरएससी का नेट प्रॉफिट 3,300 करोड़ एंड पीएफसी का नेट प्रॉफिट 3,600 करोड़ रहा, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में आरएससी में 2,900 करोड़ एंड पीएफसी को 3,000 करोड़ का हुआ था। नाउ एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 आरएससी ने 2,68,000 करोड़ का लोन सैंक्शन किया था, जिसमें से पावर जनरेशन में 34,500 करोड़, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में 21,300 करोड़, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में 1,22,000 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स में 85,700 करोड़, बाकी के कुछ अदर कैटेगरीज में 4,700 करोड़ का लोन डिसबर्स किया गया था। कंपनी की माने तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4 लाख करोड़ के लोन सैंक्शंस एंड अराउंड 2 लाख करोड़ के न्यू लोन डिसबर्समेंट होगी। कंपनी के एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, इसके ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 3.42% रहा एंड नेट एनपीए 1% अराउंड रहा, जो कि हिस्टोरिकली काफी बेटर पोजीशन में है। मैनेजमेंट की कमेंट्री से ये बात पता चली कि कंपनी के पास इन टोटल 36 स्ट्रेस एसेट्स है। स्ट्रेस लोन का मतलब वो लोन्स जहां पर उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है टाइम पर रीपेमेंट लेने में, जिसमें से 17 ऑफ द केसेस का ऑलरेडी क्लोजर हो गया है एंड बाय दिस ईयर हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्ट्रेस लोन्स उसका भी क्लोजर हो जाएगा।
कंपनी ने इस पर काम करने के लिए एक स्पेशल विंग का भी गठन किया है एंड कंपनी का मानना है कि बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 वो नेट जीरो एनपीए को अचीव कर लेंगे। अगर ऐसा करने में कंपनी सक्सेसफुल होती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड आरएससी और बेटर परफॉर्म करेगी। आरएससी बेटर परफॉर्म करेगी तो उसका फायदा पीएफसी को भी मिलेगा। हो सकता है पीएफसी में भी कुछ सिमिलर मॉडल फॉलो किया जा रहा हो। अगर बात करें पीएफसी के एनपीएस की, तो ग्रॉस एनपीए लास्ट क्वार्टर में 3.40% रहा, वही नेट एनपीए 0.98% रहा। पीएफसी के लोन एसेट कंपोजिशन की बात करें तो कन्वेंशनल यानी नॉन रिन्यूएबल सेक्टर से जो एनर्जी जनरेशन होती है उसमें 39%, रिन्यूएबल एनर्जी में 12%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 47% एंड 2% इन अदर्स कैटेगरी का लोन डिसबर्समेंट पीएफसी द्वारा किया गया इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023। एज ऑफ नाउ, एज पर सर्टेन डेटा, पीएफसी ने अभी तक ऑलमोस्ट 25% ऑफ इंस्टॉल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस को फाइनेंसिंग की है। दोनों की अगर आरओई की बात करें तो आरएसी के केस में 20.4% एंड पीएफसी के केस में 18.2% का आरओई है, जो कि इंडस्ट्री कंपैरिजन में एट पार या उससे बेटर है। अब अगर पीई रेशियो की बात करें, यानी वन ऑफ द पैरामीटर जिससे पता चलता है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, तो जहां पर लिस्टेड कंपनीज में इसका इंडस्ट्री एवरेज 20.2 के पी रेशियो पे आता है, वहीं पर करंटली आरएसी का पी रेशियो 10 एंड पीएफसी का पी रेशियो 11 का चल रहा है। हालांकि यहां पर एक बात क्लियर कर दें कि पी रेशियो से हम वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है एट करंट पोजीशन, ये हम पता नहीं लगा सकते इन केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनीज बैंक्स। यहां पर जो मेन पैरामीटर काम में आता है वो है पीबी रेशियो। नॉर्मली 1 या उसके आसपास का पीबी रेशियो को बेटर कंसीडर किया जाता है। करेंटली आरएसी का पीबी रेशियो 2% अराउंड है, वही पीएफसी का पीबी रेशियो 2 से थोड़ा कम है। एंड द लास्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स ऑफ आयरेडा के बारे में। आयरेडा के पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ लोन बुक है, इसमें एज पर रिपोर्ट टिल द लास्ट क्वार्टर 50,000 करोड़ ऑफ लोन बुक आयरेडा के पास है। FY 21 to 23 में आयरेडा ने 30% CAGR का एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है, जहां पर FY 21 में 11,000 करोड़ का लोन सैंक्शन आयरेडा द्वारा किया गया था, वहीं पर FY 23 में 32,587 करोड़ का लोन सैंक्शन किया गया है। साथ ही साथ अगर लोन डिसबर्समेंट की बात करें तो 8,800 करोड़ इन FY 21 से बढ़कर 21,600 करोड़ इन FY 23 हो गया है। कंपनी क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी कैटर करती है। अभी हाल ही में कंपनीज ने अंडर पीएम कुसुम योजना, जहां पर इनिशियली फार्मर्स को वाटर पंप इंस्टॉल करके दिए जाते थे उनकी फार्मिंग के लिए, उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसका सोलर कन्वर्जन करने का काम मिला है। कंपनी इसी के साथ ही अपना रिटेल डिवीजन भी चालू कर रही है, जिसकी शुरुआत 5 दिसंबर 2023 को हुई है एंड एज ऑफ डेट 50 करोड़ से ज्यादा का लोन डिसबर्समेंट रिटेल डिवीजन में भी कर लिया है। कंपनी पहले B2B सेगमेंट में काम कर रही थी, वहीं पर अब B2B के साथ साथ B2C सेगमेंट में भी काम करेगी। नाउ कंपनीज के अगर एनपीएस की बात करें तो उसका ग्रॉस एनपीए FY 21 में 8.77%, FY 22 में 5.21% एंड FY 23 में 3.21% हो गया। वहीं पर नेट एनपीए जो कि 5.61% FY 21 में था, वहां से घटकर 3.12% FY 22 में एंड FY 23 में 1.5% अराउंड आ गया। अगर इन तीनों कंपनीज में देखें तो इन्होंने अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किया है, जिसके कारण इनके नेट एनपीएस एंड ग्रॉस एनपीएस डिक्लाइन कर रहे हैं एंड सब्सटेंशियली इनका नेट मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 कंपनी के अगर लोन बुक बाइफरकेशन की बात करें तो 73% ऑफ देयर लोन बुक प्राइवेट सेक्टर्स में, वहीं 27% ऑफ देयर लोन बुक गवर्नमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स को कैटर कर रहे हैं। आज 2 महीने में अपने आईपीओ के बाद इन्वेस्टर्स के पैसे 5 गुना से ज्यादा कर दिए हैं। इसके कारण इसका पी रेशियो 138 पहुंच गया है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा है। वहीं पर इसका पीवी रेशियो 8.58 चल रहा है, जो कि अगेन 1 के पीवी रेशियो से काफी ज्यादा है। सो अगर इन तीनों में बात करें तो बेस्ड ऑन फाइनेंशियल्स आयरेडा इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन एज ऑफ करंट डेट। नाउ विल टॉक अबाउट सम ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ दीज कंपनीज। अब हाल ही में एक न्यूज बहुत ही चर्चा में रही, जहां पर 22 जनवरी को हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वोदय योजना के बारे में बात की, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से ज्यादा घर में सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाए जाएंगे। इसके साथ ही इंडिया का एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म टारगेट है कि बाय 2030 हमें 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन करना है जस्ट यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज एंड मिनिस्ट्री का मानना है कि हम ये 2030 से पहले ही अचीव कर लेंगे। नाउ एज ऑफ करंट डेट जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग अगर इन तीनों कंपनीज के डिफरेंट कमेंट्रीज को समराइज करके समझें, इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ 30 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से माना जा रहा है कि 75% ऑफ इट्स फंडिंग लोन फाइनेंसिंग के थ्रू ली जाएगी। इसमें से कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज भी कुछ प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं। तो मेरा मानना है कि स्टिल 60 to 70% ऑफ द फाइनेंसिंग ये तीनों कंपनीज द्वारा की जाएगी, क्योंकि आयरेडा के साथ साथ पीएफसी एंड आरईसी भी अब रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रही है और इसी के कारण आयरेडा का कंपटीशन भी बढ़ गया है। हालांकि आयरेडा ने रिटेल डिवीजन में अपनी एंट्री करके अपने पोर्टफोलियो को और भी डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो अगर 60% की भी बात करें तो 24 लाख का 60% अराउंड 15 लाख करोड़ रुपीस इन तीनों कंपनीज द्वारा फाइनेंसेस की जाएंगी
एनर्जी जनरेशन के लिए जो रिन्यूएबल सोर्सेज द्वारा किया जाएगा। कंसीडरिंग द बेयर मिनिमम कि अगर ये इक्वली भी डिवाइड होता है तो 5 लाख करोड़ ईच, सर्टनली इट्स अ वेरी बिग नंबर। और अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो इससे इन तीनों कंपनीज को बहुत ही फायदा होगा। जहां पर आरएससी ने पावर सेगमेंट के अलावा नॉन पावर सेगमेंट में इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स में भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया है, वहां पर लोन फाइनेंसिंग स्टार्ट की है। एंड साथ ही साथ आरएससी एंड पीएफसी को रिन्यूएबल सेक्टर्स के भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर पीएम सर्वोदय योजना की बात करें, वो एज पर आरएससी कमेंट्री ये प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आरेडा नहीं बल्कि आरएससी को मिली है, जिसकी टोटल लोन बुक वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रहेगी। वहीं पर अरेडा और तेजी से अक्रॉस कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस को प्रमोट एंड डेवलप करने में लगी हुई है। साथ ही साथ अपने रिटेल डिवीजन को स्टार्ट करके अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया है। सो यूजुअली जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1 to 3 years, मीडियम टर्म इज 3 to 5-6 years एंड एनीथिंग बियॉन्ड 6-7 years इज लाइक वी आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। सो एज ऑफ नाउ अगर 2030 तक भी बात करें सो नेक्स्ट 5 to 6 years में, यानी हम मान सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये कंपनीज का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है। यही वो रीजन है कि इतने ज्यादा रैली के बाद भी कंपनीज कोई बड़ा डाउनफॉल, कोई अच्छा करेक्शन नहीं दिखा रही है। नाउ सीइंग एट द करंट बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल्स, आइरेडा इज द कंपनी जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव साइड में दिख रही है। अगर कोई एक छोटी मोटी भी घटना होती है जिसके कारण इन स्टॉक्स में गिरावट आती है तो वहां पर फ्रेश एंट्री का चांस बन सकता है। हालांकि एट करंट लेवल आइरेडा से ज्यादा अट्रैक्टिव आरएससी एंड पीएफसी लग रही है। स्टिल अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो डायरेक्टली एक बार में ही पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करने से बेटर है कि आप उसमें से एक थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें एंड अगर फिर फर्दर 10-15% का करेक्शन होता है तो वहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को एवरेज डाउन कर सकते हैं। अगर नियर टर्म में बात करें तो इस साल हमारे पास लोकसभा चुनाव भी है, तो लोकसभा चुनाव के पहले इन तीनों कंपनीज में कोई बड़ी करेक्शन का उम्मीद करना, मुझे इसकी उम्मीद बहुत ही कम लग रही है। आप इन तीनों कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो वाज मेड जस्ट फ्रॉम अ एजुकेशनल पर्पस व्यू। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैव अ हैप्पी इन्वेस्टिंग।